बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम है जीत जाएंगे हम, और इस कार्यक्रम को आप वॉइस ऑफ मानवता टीवी के माध्यम से बहुत सारे देशों में इस वक्त देख पाएंगे। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने एक बहुत ही जरूरी विषय को लिया हुआ है। विषय है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण से बहुसंख्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस विषय पर हम आज बातचीत करेंगे। एक जो नारा था वो 2014 और उससे पहले बहुत लगातार हम सुनते रहे थे जब भारत में मोदी सरकार नहीं बनी थी। वो नारा ये था कि भारत को बिकने नहीं देंगे, भारत को बिकने नहीं देंगे हम, ये एक नारा सुनते थे। और साथ ही ये भी उसमें बात होती थी कि किसी भी तरह से हम बेरोजगारी को यहाँ पर खत्म करेंगे, यानी बेरोजगारी भारत छोड़कर चली जाएगी, गरीबी भारत छोड़कर चली जाएगी। इस नारे से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और निश्चित रूप से जब मोदी सरकार को ये कमान सौंपी गई थी तब सबको ये लग रहा था कि इस पर जो है वो जरूर काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने एफडीआई का विरोध किया था। और एफडीआई का विरोध करने के साथ साथ उन्होंने ये बात कही थी कि भारत को क्या जो स्वदेशीकरण है, स्वदेशी इन चीजों पर वो ज्यादा ध्यान देंगे। सभी को इस बात से उम्मीद बहुत थी कि निश्चित रूप से भारत की जो तमाम कंपनियां हैं जो निजी हाथों में है, उनका भी शायद राजकीयकरण कर दिया जाएगा या फिर इस तरह से उसका सरकारीकरण कर दिया जाएगा, ताकि वो सरकार उसे अपने हाथ में लेकर, जैसे पहले बैंकों का हुआ था, सरकार अपने हाथ में लेकर बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध करा देगी। ये सब मानकर चल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया वो बिल्कुल उलट आया। और अब हम इस दौर को अगर देखें, इस कोरोना काल को अगर देखें, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि बहुत तेजी से फायदे में चल रही कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की फायदे में चल रही कंपनियों का भी निजीकरण होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत का जो बहुसंख्य वर्ग है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं ललित कुमार जी, जो कि भोपाल से हैं। आप ओबीसी महासंघ के प्रमुख हैं और एक लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे साथ गिरीश आर्या जी भी हैं, जो कि भारतीय मजदूर संघ के एक विशेष पद पर आप पदस्थ हैं और खासतौर से आप सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को लीड करते हैं और वहां के मजदूरों के लिए काम करते हैं, वहां के कामगारों के लिए आप काम करते हैं। तो हम यहाँ पर इस बात को लेकर चिंतन करेंगे कि आखिर वो जो नारा था, वो जो एक उद्देश्य था, वो क्या कहीं अब गुम होता सा नजर आ रहा है? क्या कहीं वो उद्देश्य बदल गया है, या पुरानी सरकारों की तरह लोग जो त्रस्त थे, परेशान हो रहे थे कि भाई ये सब कुछ बेच दे रहे हैं, क्या उसी सिलसिले को या उसी परंपरा को एक बड़े रूप में, नए रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है? मैं सबसे पहले गिरीश जी आपका वक्त यहाँ पे देना चाहूंगा, उसके बाद ललित जी से बात करें। सुधीर जी, विषय आपने जो रखा है, इसकी यदि भूमिका में नहीं जाएंगे तो विषय क्लियर नहीं होगा। पब्लिक सेक्टर कहां से आया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, और आज इस दौर तक पहुंचने के बाद में इसकी ये स्थिति करने की स्थिति क्यों बन रही है। तो मैं जो है आप थोड़े से समय में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता के चलता हूं कि जब देश आजाद हुआ तो देश के नीति निर्धारकों ने कहा कि भाई इसकी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए इसका इकोनॉमिक मॉडल क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भारत जो है कृषि प्रधान देश था, तो इसकी इकोनॉमी जो है कृषि पर आधारित थी। तो अब उद्योगीकरण इसका कैसे किया जाए, तो उसमें जो है सरकार ने कोशिश की कि देश के जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आए और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो करें, इन्वेस्ट करें। मगर प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि उसका एक ही धर्म होता है कि आज पैसा लगाओ और कल पैसा कमाओ। तो फिर जब वो उसमें नहीं आए तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में पास हुआ फाइनली,
पहले 47 में आया, फिर जो है 48 में आया, फिर 1956 में वो फाइनल हो गया। उसमें जो है पब्लिक सेक्टर हुए और उन्होंने अपना काम करना धीरे धीरे। तो उसका मोटिव क्या था पब्लिक सेक्टर का, जो आज सरकार उसको ले रही है, उसका मोटिव था कि क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट मिले, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मिले, रीजनल बैलेंसिंग हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि शहरों के आसपास ही सारे उद्योग लग जाएं। तो जो रिमोट में है, आदिवासी क्षेत्रों में है, उन सब जगहों को जो है पब्लिक सेक्टर कवर करेंगे और ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक एम्प्लॉयमेंट ऐसा देंगे कि ताकि जो है वो अपने बच्चों को, अपने परिवारों को एक लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकें और देश की जो है असमानता जो हो दूर हो जाए। ये चला, पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिश हुए, काम करना शुरू हुआ। 80s में आकर के श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई जो है अब हम जो है ये सर्विस सेक्टर से अपने आप को विड्रॉ करते हैं। हम जो है बीइंग इन बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, और हम सर्विस सेक्टर से अपने आप को विड्रॉ करते हैं। तो सर्विस सेक्टर से विड्रॉ करने का मतलब क्या है? एविएशन, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीकम्युनिकेशन, इनसे विड्रॉ करने की बात आई। तो जो है उन्होंने अपना सिलसिला जारी रखा, मगर 84 में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी हत्या हो गई। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और एक टेलीकॉम कमीशन उन्होंने गठित कर दिया और डीओटीयू को तोड़ करके एमटीएनएल और इसमें जो है बीएसएनएल को एक कॉर्पोरेशन बनाने की तरफ बढ़े। उसके बाद जो है वो चल ही रहा था सिलसिला। बीच में जो है लगभग 91 तक सरकारें आया राम गया राम रही, आपको सबको हमको मालूम है, मैं उस पचड़े में नहीं जाना चाहता। 91 में आकर के जो श्रीमान राजीव गांधी जी की पॉलिसी थी उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई और वित्त मंत्री उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने कहा कि भाई जो है ये जो पब्लिक सेक्टर है इसको हम जो है डिसइन्वेस्ट करेंगे, और वो बाकायदे एक पॉलिसी लेकर के आए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इसके माध्यम से हम इसका जो है विनिवेश करेंगे और हम इसमें जो है अपने आप को बना करके नहीं रखेंगे। दुर्भाग्य से और सौभाग्य से कॉमरेड इंद्रजीत गुप्त, यदि आपने नाम सुना हो, कम्युनिस्टों के उस समय देश के सबसे बड़े नेता थे, और वो जो है इस प्राइवेटाइजेशन की, डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ जो है हमेशा बोलते थे, मगर उस समय गृह मंत्री थे उस सरकार में वो। तो उन्होंने भी जो है इसका विरोध नहीं किया और उन्होंने बाकायदे डिसइन्वेस्टमेंट एक कमीशन बना दिया कि किस तरह से इसको जो है पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्ट किया जाएगा। चलो वहां पे विरोध हुआ, भाजपा बहुत शोर मचाती थी, एनडीए बहुत शोर मचाती थी कि साहब ये इन्होंने कर दिया। पब्लिक ने उनको मौका दिया तो उन्होंने जो है एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने तो कमीशन बनाया था, इन्होंने उठा करके सीधा एक वो मिनिस्ट्री बना दी जिसके मिनिस्टर थे अरुण शौरी। और उस मिनिस्ट्री का काम ही, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री का काम ये था कि विधिवत तरीके से बहुत एग्रेसिवली इनका प्राइवेटाइजेशन किया जाए, इनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, और एक चीज, एक शब्द और ऐड कर दिया कि स्ट्रेटेजिक सेल की तरफ बढ़ा जाए। खैर उनसे परेशान हुए। फिर जो है इन यूपीए ने कहा कि भाई हमसे बड़ी गलती हुई, कांग्रेस ने कहा हमसे बड़ी गलती हुई कि हमने 91 में इस पॉलिसी को लेकर के आया और हमें उसकी सजा मिली, और ये एनडीए की गवर्नमेंट आई, इन्होंने ये और ज्यादा किया। अब अगर हमें मौका मिलता है तो हम इसको इंप्रूव करेंगे और इस पब्लिक सेक्टर के अस्तित्व को बचाने की कोशिश करेंगे। पब्लिक ने फिर कहा कि नहीं भाई, इनको हो सकता है सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, कोई बुराई बात नहीं है, हो सकता है कि इनको अपॉर्चुनिटी दें, तो पब्लिक सेक्टर को ये बचाएं और जो स्टेप लिए हैं उसे बैकआउट करें। एक साल, एक टेन्योर नहीं, 2 टेन्योर यूपीए को फिर पब्लिक ने दिए। और दूसरा पहला टेन्योर जब आया तो उसमें जो है सबसे पहले 32,000 करोड़ की उनको आवश्यकता थी। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल डेफिसिट को पूरा करने के लिए 32,000 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट में से निकालने हैं 3 महीने के अंदर। मैं क्या कहना चाहता हूं, उसके बाद 10 साल तक ये खेल चलता रहा। फिर बीजेपी कहने लगी कि नहीं भाई, ये देश की धरोहर है, ये जो है सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, इसका पेट फाड़ करके खा जाएंगे तो फिर बाद में सोने का अंडा कौन देगी। इन्होंने शोर मचाया, पब्लिक ने कहा यार बात सुनो, ये शायद है मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें, जैसा आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, स्वदेशी को बहुत बढ़ावा देने की बात कही,
पब्लिक सेक्टर की रक्षा करने की ये बात की, एफडीआई को तो लोगों ने कहा यार ये आदमी थोड़ा सा ठीक लगता है, ठीक लग रहा है, और ये शायद अपने शब्दों पर चलेगा। लोगों ने कहा कि ले भाई तू भी आ। वो भी आया। यूपीए 1 में आपको मालूम हो तो कम्युनिस्ट भी शामिल थे, मगर ये भी आए तो इन्होंने तुरंत आकर के क्या कहा कि हमें जो है इतना रुपया जो है पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट से चाहिए ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें देश का। मेरा कहना क्या आशय ये है, मुझे लगता क्या है कि इस देश की जनता ने, मैंने आपने, कोई ऐसी आइडियोलॉजी, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इस देश में काम करती हो, एक भी ऐसी नहीं बची है जिसको इस देश की जनता ने मौका ना दिया हो। जी। और कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही जिसने 80 से लेकर आज तक पब्लिक सेक्टर पर प्रहार ना किया हो। जी मैं हम उसी पर बात कर रहे हैं गिरीश जी। अब मैं ललित जी को भी हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर आगे बढ़ते हैं कि आखिर हम जिस चीज को लेकर सोच कर सौंपते हैं कि हाँ भाई इन्होंने सही नहीं किया, ये सही करेंगे, लेकिन ये भी वही करने लगते हैं। ललित जी आप क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है कि क्या गलत दिशा में लोगों ने वोटिंग कर दी, क्या हो गया, मतलब, या फिर भूल कर दी? एक बहुत बात भी चली थी बहुत कि कमल का फूल हमारी भूल, एक बहुत लंबे समय तक गुजरात में ये किसी ने अपने उसमें लिखा था। तो क्या ऐसा तो नहीं हो लग रहा है, तमाम देश के लोगों को ये तो नहीं लग रहा है? देखिए ऐसा है विश्राम जी, जैसा कि अभी भाई साहब मजदूर संघ के भाई साहब बता रहे थे, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे संगठन का जो नाम है अखिल भारतीय ओबीसी महासभा है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जिसको बार बार आप शायद मिस्टेक से गलत बोल पा रहे हैं। तो ये दूसरा ये था कि जो विषय रखा गया है आपने चर्चा के लिए, ये विषय बहुत ही प्रासंगिक विषय है और वाकई में इसकी जरूरत है इस देश के अंदर। इस विषय को समझने के लिए इस देश के अंदर सबसे पहले ये समझना होगा हमें कि जब अंग्रेजों का रूल था इस देश के अंदर, और अंग्रेज जब इस देश को छोड़ के गए, तथाकथित आजादी दे के गए, यहाँ पे कांग्रेस को आजादी दे के गए, या पावर ऑफ एग्रीमेंट हुआ कि अब आप रूल करेंगे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके प्रथम प्रधानमंत्री बिना इलेक्शन के बने, पहला इलेक्शन 51 में होता है और 4 सितंबर 1946 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुन लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए थे तो इस देश में राजपाट करने का, पॉलिटिक्स करने का, इस देश को चलाने का जो स्वरूप था वो लोकतांत्रिक स्वरूप देके गए, जिसको हमारे संविधान ने स्वीकार किया है जी। और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि निजी संपत्ति, निजी क्षेत्रों की संपत्ति नहीं होना चाहिए, संपत्ति का सरकारीकरण होना चाहिए, जनता की प्रॉपर्टी होना चाहिए, और सरकारीकरण में उस निजी संपत्ति के सरकारीकरण करने के बाद उसमें लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उस विभाग में, उस इंडस्ट्री में जो सरकार की हो गई है, उस क्षेत्र में यहाँ जो जनता रहती है, जिसको हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल और अल्पसंख्यक नाम से जानते हैं, इनकी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये लोकतंत्र कहता है, ये भारत का संविधान कहता है, और कांग्रेस पार्टी ने भी इसको पावर ऑफ एग्रीमेंट में इसको माना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने एग्रीमेंट तो ये किया है कि हम जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर लोकतंत्र को चलाएंगे, जो लोकतंत्र की डेफिनेशन है, परंतु हो क्या रहा है, इस देश से अंग्रेजों को भगाने के बाद, आजादी मिलने के बाद इस देश में डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि शुरुआत में जो थोड़े बहुत प्राइवेट क्षेत्रों को 562 रियासतों का एकीकरण करके सरकारीकरण किया गया, उनको एक भारत, अखंड भारत बनाने का काम किया। अभी कांग्रेस हो चाहे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो, जैसे अभी साहब बोल रहे थे, 80 के बाद उन लोगों ने ये प्रक्रिया चालू की। इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों का लक्ष्य ये है कि इस देश में आरक्षण को निष्प्रभावी किया जाए। जो आरक्षण पाके शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोगों में जो खुशहाली आई है, जो लोकतंत्र में उनकी और भारत में और संविधान में जो भागीदारी उनको मिली है, ये दोनों पार्टी का लक्ष्य है कि लोकतंत्र को समाप्त किया जाए, आरक्षण को समाप्त किया जाए, और वो डायरेक्ट संविधान में प्रहार करके संविधान के नियम बना के नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण कर करके आरक्षण को निष्प्रभावी बना रहे हैं,
और जैसे पहले के समय में एक जाति विशेष के लोगों को व्यापार का काम था, एक जाति विशेष के लोगों को शिक्षा दीक्षा का काम था, एक जाति विशेष लोगों को राजपाट करने का काम था, और मैक्सिमम इस देश के जो बहुसंख्यक लोग थे उनको केवल मजदूर और मजलूम और अनपढ़ गवार बना के जो कर्मचारी बनाने का काम था, उसी पैटर्न पे इस देश को ले जाने का काम कर रहे हैं। और उनके तो खुलेआम मंत्री बोलते हैं कि हम इस देश में संविधान को बदलने आए हैं, हम इस देश में आरक्षण को निष्प्रभावी करने आए हैं। तो ये जो निजीकरण किया जा रहा है, ये निजीकरण विशेष रूप से अंग्रेजों के समर्थन से जो भारतीय संविधान का डेमोक्रेटिक रूप है उसको परिवर्तन करके जो पिछले 5000 साल से जो व्यवस्था इस देश में चालू थी, उसी व्यवस्था को दोबारा से लागू करने का काम निजीकरण के माध्यम से किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण तो हो ही रहा है, स्कूल और स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे क्षेत्र जहां की संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को आवश्यक जो प्राथमिक शिक्षा है वो सभी को मिलना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, समान शिक्षा होना चाहिए। ऐसे ही स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए आप किस तरह सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल बंद होते जा रहे हैं। तो पूरी तरह से इस देश के अंदर निजी क्षेत्र को बंद करके निजी क्षेत्र को ला रहे हैं और सरकारी संस्थाओं को बंद करने का काम इस संविधान को लोकतंत्र पे आघात करने के लिए इस देश में चालू है, और इसमें दोनों पार्टियां शामिल हैं। जी, आपने दोनों बात कही है। गिरीश जी, यहाँ पर एक बात निकल के आ रही है कि जिन परिस्थितियों से लोग परेशान थे, जिन परिस्थितियों से लोगों ने सरकार बदली, जिन परिस्थितियों से लोगों ने सोचा कि कुछ बेहतर हो सकता है, वो परिस्थितियां बड़े रूप में, नए रूप में फिर से आ गई सामने। मतलब बदला कुछ भी नहीं। तो ऐसे में आप जैसे लोग हैं, जैसे आप महासंघ ओबीसी महासभा का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आप एक मजदूर संघ का जो कि ट्रेड यूनियन है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या भारत में अब दबाव तंत्र खत्म हो गया है? क्या भारत में जो ट्रेड यूनियंस या इस प्रकार के समूह जो दबाव तंत्र के लिए जिसकी व्याख्या संविधान में भी करके रखी गई है, क्या अब हम एक तरह से देखिए कि सारी ट्रेड यूनियंस या इस प्रकार के दबाव तंत्र क्या सुप्तावस्था में है? क्या उनको कोई फिक्र नजर नहीं आ रही कि इन परिस्थितियों को बदला जाए, या सब लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं भी बताता हूँ आपको। जी, ललित जी ने जो बात कही, मैंने तो ये कहा है कि देखिए हम एक नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा धर्म केवल और केवल मजदूर की सेवा करना, उद्योग की रक्षा करना, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। मगर जो है मैंने जो है उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने कहा कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इस देश की नहीं बची है जिसको जनता ने आजमाया ना हो और उसने कहीं आकर के सरकारी क्षेत्र को बचाने की रक्षा की हो। इवन कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्टों का भी मैंने जिक्र किया कि उन्होंने भी जब उनको मौका मिला तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर को या सरकारी क्षेत्र को बचाने की कोशिश नहीं की। ललित जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जहां भी प्राइवेटाइजेशन होगा वहां पर जो है जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ और हम करते हैं। जहां तक आपने कहा दबाव की बात, अभी तक इस देश के अंदर ट्रेड यूनियन का मतलब माना जाता था कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन मूवमेंट। भारतीय मजदूर संघ ने जब ये देखा कि ये ईमानदारी से जो नहीं कर रहे हैं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तो मात्र 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की गई कि नहीं, जो पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वर्कर्स का न्याय नहीं कर सकते, वर्कर्स के साथ न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आका जो है वो पॉलिटिशियंस हैं। और जब जो है वो कोई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और पॉलिटिशियन आका जो है उसको मना कर देगा कि नहीं करोगे, तो जो है उनको रोकना पड़ता है और उनकी मजबूरी है। हम एक नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय कोरोना के टाइम पर भी हमने पूरा मूवमेंट लिया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आगे से कवर करने के लिए आपको बता दूं कि 10 जून को हमने पूरे देश के अंदर, भारतीय मजदूर संघ पूरे देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर का, कमर्शियल माइनिंग, कोल की, ये सारी चीजों को लेकर के उन्होंने कहा। तो हमने 10 जून को पूरे देश के अंदर बीएमएस ने एजिटेशन किया। अभी बीएमएस ने जो है 24 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक 7 दिन लगातार अलग अलग सेक्टर्स के माध्यम से इस सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। 24 तारीख को स्कीम वर्कर्स का एजिटेशन होगा। 25 तारीख को जो है ट्रांसपोर्ट और
विद्युत का होगा, उसके बाद जो है बैंक और इंश्योरेंस का होगा, फिर पब्लिक सेक्टर का होगा। ऐसे 7 दिन पूरे देश के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को से लेकर के और बीड़ी मजदूर तक और पब्लिक सेक्टर तक सारे लोग 7 दिन लगातार पूरे देश के अंदर आंदोलन करेंगे। इसलिए जो है आप उम्मीद मत छोड़िए, हम सरकार सामने कोई भी हो, अगर देश के उद्योगों को मजदूरों के हित का काम करेगी हम सरकार का समर्थन करेंगे, यदि उसके विपरीत काम करेगी सामने सरकार कोई भी हो हम उसका विरोध करेंगे। इसलिए हम आंदोलन पे उतरने वाले हैं। हमारी कोशिश ये है, तो अभी हमने क्या किया है, हमने एक सर्कुलर जारी किया है कि जिन उद्योगों में SC/ST एसोसिएशन हैं, OBC एसोसिएशन हैं, एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन हैं, कैडर एसोसिएशन हैं, हमने उनको सबको निवेदन किया है कि हम जो है आइडियोलॉजिकल लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, अभी हमें अपने घर की रक्षा करनी है, घर को सुरक्षित रखना है। इसलिए सब आकर के इस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाओ, लड़ाई करो, तभी हम अपना अस्तित्व बचाएंगे, क्योंकि ये सरकार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार है जी। प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट जो है अपना कमान ले रखी है, तो जब तक हमारा आंदोलन की धमक इतनी तेज नहीं होगी कि प्रधानमंत्री के सीधे कानों में आवाज जाए, तब तक जो है गुजारा होने वाला नहीं है। तो भारतीय मजदूर संघ की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मजदूरों के मुद्दों को, कंपनी की, इंडस्ट्रीज के मुद्दों को हम किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं है। और ये आंदोलन ऐसा नहीं है कि 7 दिन का कर दिया तो फिर क्या करेंगे। तो एक पत्रकार ने मेरे से पूछा था 7 दिन का करने के बाद क्या करेंगे, हमने कहा हमारा आंदोलन जब तक हमारा गोल अचीव नहीं हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन की जो ये जो अंधी दौड़ है, किसी और में ताकत नहीं है, जो इन्होंने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा है उसकी लगाम हम ही पकड़ेंगे और हम पकड़ करके दिखाएंगे और सरकार को झुका करके दिखाएंगे। ललित जी आप जी 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 ललित जी आप क्या ललित जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि दबाव तंत्र का दबाव बनेगा? क्योंकि अगर हम देखें तो इस कोरोना काल में भी आपदा को अवसर में बदला है सरकार ने, और इस जब आप आंदोलन नहीं कर सकते इस समय, उस समय में जो बड़ी तेजी से प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए ऐसा है मिश्राम जी, ऐसा है, हाथी के दांत जो होते हैं ना वो दिखाने के और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। ये भारतीय मजदूर संघ हो या इस तरह के RSS के 50 अनुसांगिक संगठन हैं, स्वदेशी जागरण मंच हो, चाहे किसानों का संगठन हो, चाहे मजदूरों का संगठन हो, चाहे विद्या भारती हो, सेवा भारती हो, सरस्वती शिशु मंदिर हो, कुछ एक विद्यार्थी परिषद है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। विद्यार्थी परिषद 50 साल से काम कर रहे हैं, पर शिक्षा का निजीकरण इतनी तेजी से हो रहा है, कभी विद्यार्थी परिषद आएगा तो आंदोलन करेगा, और जैसे ही चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। सम्मानीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब मिले रहते हैं, सब उनके निर्देशों में काम करते हैं। और जैसे ही किसानों का मुद्दा आया, मजदूरों का मुद्दा आया, शिक्षा का मुद्दा आया, तमाम तरह के मुद्दे आते हैं, आरक्षण के मुद्दे आते हैं, तो हम लोग आंदोलन तो कर लेते हैं। क्या भारतीय मजदूर संघ या सभी अनुसांगिक संगठन क्या ये इस बात के लिए आंदोलन करेंगे कि आज के बाद कभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अब वोट नहीं देने के लिए आंदोलन चालू कर दें? आप मत करो, कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है इस देश के अंदर। पर समस्या ये है कि हम लोग आंदोलन करते, दिखावा तो करते हैं, पर जो जिस तरह से उनको रोकने के लिए जो कदम उठाना चाहिए उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाते। मैं सम्मानीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं, अगर वाकई में आप मजदूरों के, आपका संगठन मजदूरों का हितैषी है, इस देश में निजीकरण का विरोधी है, तो निजीकरण करने वाले लोगों को हम कब से देख रहे हैं? 70 साल से देख रहे हैं। आपको ये घोषणा इस बात की करना चाहिए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा करना चाहिए कि आज के बाद भारतीय मजदूर संघ में जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सदस्य लोग जुड़े हैं, आज के बाद हम संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी कभी भी, ये दोनों ने मजदूरों का और निजीकरण का समर्थन किया, मजदूरों का विरोध किया है, इन लोगों ने देश के हित में कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। हम दोनों का निषेध करते हैं और आज के बाद हमारे संगठन से जुड़े हुए कोई भी लोग ना भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे ना कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। इस तरह का अगर आप स्टैंड लेते हैं तभी जाके हम लोग कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अदरवाइज हमने देखा है, तुम्ही ने दर्द दिया है और तुम्ही दवा देना, एक तरफ पिटते हैं उन्हीं से और दूसरी तरफ बचने के लिए उन्हीं के पास जाते हैं, और वो दोनों मिले हुए रहते हैं और बाद में हम लोग लुटते रहते हैं। 70 साल से यही देख रहे थे। जी 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 समय काफी कम है। गिरीश जी, आप अंत में क्या कहना चाहेंगे, बताएं। अब ललित जी ने तो डिबेट को जो है डिरेल कर दिया।
चलिए मैं ठीक ये है। कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि ये किसी को वोट देने का अधिकार उसका निजी अधिकार है। उसको कोई भी संगठन अगर ये कहने लगे कि तुम इसको वोट नहीं दोगे, तुम ये नहीं करोगे, इसका मतलब आपने उसके अधिकार को कैप्चर कर लिया और डायरेक्शन दे दी। क्या फिर जो है ललित जी, अगर मेरे से आप इंडिविजुअली पूछें कि आप वोट किसको दोगे, मैं उस कम्युनिस्ट को वोट दूं जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत को तोड़ने वाली शक्तियों को मैं वोट दूं क्या? बिल्कुल मत कीजिए। नहीं नहीं, फिर किसको दूं? वोट नहीं डालूं क्या? अरे आपका ये वोट कांग्रेस डालना नहीं डालना, वोट डालना नहीं डालना एक इंडिविजुअल की जो है प्रोरोगेटिव है, उसको हम अंकुश नहीं कर सकते। हम जो है, जो आपने कहा जागरूकता बढ़ा आपको सकते ज्ञान हैं, अच्छा है, हम जागरूकता बढ़ा सकते संघ हैं। का ज्ञान आपको अच्छा है, आपको भारतीय मजदूर संघ के बारे में जानकारी नहीं है। आज हमारा सरकार के साथ 36 का आंकड़ा है और हम जो है दिखावे के लिए कोई काम नहीं करते, हमको कोई गर्ज नहीं पड़ी दिखावे करने के लिए। जैसे ही कम्युनिस्टों की सरकार आती, केरल में सीपीएम कर सकता है क्या? सीपीएम के खिलाफ सीपीयू कर सकता है क्या? ये कर सकता है क्या? हम पूरे देश के अंदर जरा देखिएगा, समाचार पत्र पढ़िएगा, 24 तारीख से 30 तारीख तक पूरे देश के अंदर जबरदस्त आंदोलन होंगे और सरकार की तरफ से बार बार आ रहा है कि भाई हमारी पोजीशन आपके आंदोलन करने से खराब होती है, तो हमने कहा नीति बदलिए। मैं क्या कह रहा था मिश्रा जी, मेरी बात रह गई थी, 1 सेकंड में पूरी, 10 सेकंड में पूरी करता हूँ कि 70 साल से इन्होंने भी कहा, ललित जी ने भी कहा 70 साल से ये चल रहा है। 70 साल से तो ये नहीं थे, 70 साल में तो बहुत पॉलिटिकल पार्टियां आई, मगर जो है एक परमानेंट सरकार है इस देश के अंदर। ये सब सरकारें जो राजनीतिक सरकारें, ये आने जाने वाली सरकारें हैं। एक सरकार है यहाँ पर निश्चित ब्यूरोक्रेसी की, इकोनॉमिस्ट की ही, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स की, जिनका भारत की जमीन से कोई लेना देना नहीं है। वो जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से गाइडेड हैं। वो केवल इंडस्ट्रियलिस्ट के माध्यम से अपनी जेब भरते हैं और अपनी हैकड़ी करते हैं। तो वो जो मैंने जर्नी दिखाई थी आपको प्राइवेटाइजेशन की, वो जर्नी सरकार कोई भी आए, ये जो ब्यूरोक्रेसी है उस एजेंडे को आगे बढ़ाती जाती है। हमारी जो बेसिक लड़ाई है इस समय, वो जो है व्यवस्था से है और व्यवस्था में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं। असली कल्प्रिट इस देश का ये है। पर इस सरकार से हमें ये उम्मीद थी कि ये जो है स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला प्राइम मिनिस्टर है, ये ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल करेगा, मगर दुर्भाग्य से ब्यूरोक्रेसी हावी रही और ब्यूरोक्रेसी पे ये प्रधानमंत्री भी कंट्रोल नहीं कर पाए। अब इस प्रधानमंत्री को ही हमको ये बताना है कि या तो इस ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करिए, जो फाइल 70 साल से चल रही है उस साल फाइल को चलाते चले जा रहे हो, इस फाइल को अगर नहीं रोकोगे तो अगर आपको ये लगता है, ललित जी हमारा इरादा समझ लीजिए, वोट कैसे कन्वर्ट होती है। हमने अब ये सोच लिया है कि ये आंदोलन हम केवल जो है मजदूरों के आंदोलन तक सीमित नहीं रखेंगे, हम इसको जन आंदोलन में कन्वर्ट करेंगे। हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं को बोला है कि जहां जहां आप काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, गांव में जाइए, क्या अगर हम प्राइवेट हो गए तो आपको लोन देने वाला कौन है? एनटीपीसी की कोई इकाई है और उसके गांव के आसपास है, गांव में जाइए, गांव के प्रधान से मिलिए कि यदि हम प्राइवेट हो गए, आपके पास इतना साधन है, वो सब खत्म हो जाएगा। हम इसको जो है जन आंदोलन में बदलने वाले हैं और जन आंदोलन में बदलने के कारण यदि हम पब्लिक को ये बता पाए और गवर्नमेंट को ये थ्रेट हो गया कि ये जन आंदोलन हमारे विपरीत खड़ा हो रहा है, तो उस समय जो है उनको डर लगेगा। और क्योंकि राजनेता केवल वोट से डरता है और दूसरी चीज से डरता नहीं है, मगर पढ़ेंगे हम जन आंदोलन के माध्यम से जो है हम सरकार के ऊपर अंकुश कसेंगे। आप विश्वास रखिए, हम कोई फ्रेंडली मैच नहीं खेलते, मजदूर संघ को कोई जरूरत नहीं है। संघ को आपने जाना तो है, पर संघ को जो है आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आप एक शैल में बंद हैं, आप एक शैल में बंद हैं। जी चलिए वाकई ये बात तो सही है कि एक पब्लिक के बीच में जाकर काम करने की आवश्यकता तो है, ताकि जागरूकता हो, और जागरूकता के लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। ललित जी, अंतिम 1 मिनट में आप अपनी बात कहें, आधा मिनट आप 30 सेकंड में अपनी बात कहें कि किस तरह से, क्योंकि बहुसंख्य वर्ग जो है ओबीसी वर्ग है, और ओबीसी वर्ग को अगर ये बात समझ में आती है तो निश्चित रूप से बदलाव संभव है। तो बदलाव करके एक बार फिर कांग्रेस को कमान सौंपना चाहते हैं आप, कुछ ऐसा है कार्यक्रम? नहीं, मेरा कभी ऐसा कोई मत नहीं रहा है। मैं पूरी तरह से, जैसे अभी मैं कम्युनिस्ट का नाम नहीं ले पाया था, उसमें जो सज्जन अध्यक्ष जी ने मुझे इंगित किया कि क्या कम्युनिस्ट को हम दे दें, टुकड़े करने वालों को दे दें, तो मेरा कहीं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट, तीनों पार्टी से मैं कभी सहमत और संतुष्ट नहीं रहा हूं।
इस देश के अंदर वाकई में जो मजदूर से जुड़ा हुआ है, जो किसान से जुड़ा हुआ है, जो इस देश के 80% गांव खेत और किसान से जुड़ा हुआ है, ऐसे संगठन और ऐसी पार्टी और ऐसे व्यक्ति जब देश में बैठेंगे जो संविधान का समर्थन करते हैं, लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं, और खासकर दिक्कतें ये हो रही है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देश सरकारें चलाने का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन क्यों नहीं है? जिस दिन 100% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं में आ जाएगा, उस दिन हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और तेजी से इस देश में ओबीसी बड़ी तेजी से जाग रहा है, और निजीकरण नहीं, हम पूरी तरह से सरकारीकरण के पक्ष में है, और बिल्कुल आगे जाके ऐसा होगा, इसी आशा और विश्वास। चलिए निश्चित रूप से। और हम आरक्षण की बात आपने कही है, आरक्षण यानी कि अवसर, उस पर भी हम एक अलग से डिबेट करेंगे। इस वक्त चूंकि वक्त नहीं है इतना सारा कि हम उस पर उस विषय को भी लें, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, आज हमने जो बातचीत की है उसमें मुख्य रूप से हमने बात की है कि जो निजीकरण हो रहा है और लगातार और तेजी से हो रहा है, उसके लिए जो दबाव तंत्र है वो आखिर किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक बार फिर से पुराना दौर वापस आ जाए और एक बार फिर से किसी एक राजा के हाथ में सारी शक्तियां पहुंच जाए, और जो शक्ति का विकेंद्रीकरण इतने सालों में हुआ है वो एक बार फिर से खत्म हो जाए। तो ऐसा इस स्थिति की ओर तो नहीं बढ़ रहे। इस पर हमने आज विश्लेषण करने की कोशिश की है। हमारे साथ गिरीश आर्या जी बने रहे, जो कि मजदूर महासंघ से दिल्ली से हैं, और साथ ही हमारे साथ ललित जी भी बने रहे, जो कि अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के अध्यक्ष हैं भोपाल से। आप दोनों ने अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम साथ में उम्मीद करते हैं कि मानवता की ओर जो है तमाम देश के नागरिक के साथ साथ सरकार भी मानवता के हित में कुछ काम करेगी, और हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं कि तमाम जो संगठन हैं वो अपने कर्तव्यों को उसी तरह से निर्वाह करते रहेंगे जिस तरह से एक मानव को दूसरे मानव की सेवा के लिए करना चाहिए और जागरूक करने के लिए करना चाहिए। यह आवश्यक है कि इस वक्त देश में एक बार फिर से जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये स्थिति बनी रही तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। हम सभी जानते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक नए विषय के साथ एक बार फिर मिलेंगे वॉइस ऑफ मानवता इस टीवी पर। धन्यवाद। थैंक यू।